मैंने मौका देखकर अमीर घराने की तीसरी बेटी के नहाने के दौरान चुपके से उसके बिस्तर में घुसकर रजाई ओढ़ ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे कोई बदमाश समझ बैठेगी जो उसकी इज्जत खराब करने आया है। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इसे रजाई समेत बाहर फेंक दो। मैं अभी बाहर निकलकर सफाई देने ही वाला था कि बॉडीगार्ड्स ने रजाई को खींचना शुरू कर दिया। मैं लुढ़क कर सीधे बिस्तर से नीचे जा गिरा। फेंक दो इसे, जल्दी करो। मैं सहारा लेकर खड़ा हुआ और बेबस स्वर में बोला, तीसरी मिस, आप मुझे नहीं चाहती क्या? मेंग जियाओ ने जब देखा कि वह मैं हूं तो उसकी आंखें फैल गईं। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह अपने सबसे प्यारे इंसान को बाहर फेंकवा रही थी। उसने गहरी सांस ली और मेरे सवालिया चेहरे के सामने आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरे सीने से लग गया। फिर उसने कमरे में मौजूद लोगों से कहा, सब लोग बाहर जाओ। बटलर, झांग और बाकी लोग तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने नाराज होकर कहा, अभी तो आप सच में मुझे बाहर फेंकवाने वाली थी। मैंने सब सुन लिया था। मेंग जियाओ ने मेरी कमर पकड़ ली। उसके गाल हल्के लाल हो गए। मुझे कैसे पता होता कि वहां तुम लेटे हो? मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। तो जियाओ जियाओ अब मुझसे तंग आ चुकी है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये सुनते ही उसने मेरी कमर और कसकर पकड़ ली। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मुझे सिर आंखों पर रखती है। मुझे छोड़ देने का सवाल ही नहीं था। भैया, मैं गलत थी, ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं समझ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आखिर पहले मैं उससे इतनी नफरत करता था कि जानबूझकर उसके कमरे के सामने से भी नहीं गुजरता था। इसलिए उसका यह मान लेना स्वाभाविक था कि बिस्तर पर कोई और होगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि यहाँ जियाओ जियाओ की खुशबू आती है, और एक और वजह भी थी, मैं उसके और करीब रहना चाहता था। मेंग जियाओ वहीं खड़ी मेरी आंखों में देखती रही। मैंने पूछा, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुश्किल से बोली, अपने कमरे में जाकर सो। हैं, अगर तुम जब चाहो आ जाओ और जब चाहो यहीं सो जाओ, तो मेरी इज्जत का क्या होगा? हालांकि वह ऐसा कह रही थी, लेकिन मुझे निकालने का उसका कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा और जानबूझकर दयनीय चेहरा बनाकर बोला, लेकिन मुझे अकेले सोने पर बुरे सपने आते हैं। आखिरकार मेंग जियाओ हार मान गई। उसने मुझे एक नजर देखा और अलमारी से तकिया निकालकर बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने मन ही मन आह भरी। पिछले जन्म में मैं कुछ नहीं समझ पाया था। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी मुझे कितना चाहती थी। वह मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोई थी। अच्छी बात यह थी कि मुझे दूसरा मौका मिल गया था। अब मैं सिर्फ उसके साथ खुश रहना चाहता था। मैं तुरंत बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर आई, मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर एकदम से सख्त हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद वह सोच रही थी कि मैंने पहली बार खुद उसे गले लगाया है, और इस बार किसी दूसरी लड़की के लिए उससे मदद मांगने या उसे दूर जाने के लिए नहीं। मुझे महसूस हुआ कि वह सिर उठाकर मुझे देख रही है। उधर मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सांसें शांत हो गईं। नींद में भी मैंने उसे और कसकर अपनी ओर खींच लिया। मेंग जियाओ का हाथ अब भी मेरी शर्ट का कोना पकड़े हुए था। वह देर तक मुझे देखती रही। कुछ समय बाद मेरा शरीर कांपने लगा। मैं फिर वही सपना देख रहा था, अपना अंतिम संस्कार, और उस महिला को जिसे मैंने जीवन भर ठुकराया था और जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी आंखों में दर्द और चिंता भरी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अछेंग, डरो मत, मैं यहीं हूं। फिर उसने धीरे से मेरे होंठों के किनारे पर एक चुंबन रखा। मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई और मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह पूरी तरह जागने से पहले ही मैं उठ बैठा। मैंने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, मेरे कमरे का सारा सामान तीसरी मिस के कमरे में शिफ्ट कर दो। अगर मुझे सच में अपनी पत्नी को प्यार करना है तो साथ रहना होगा। आखिर शादीशुदा लोग अलग अलग कमरों में क्यों सोएं? मेरी बात सुनकर बटलर झांग के चेहरे पर मुश्किल भरे भाव आ गए। मैं जानता था कि उसे डर था कि कहीं मैं उनकी तीसरी मिस को फिर से दुख न पहुंचा दूं। ज्यादा चिंता मत करो, यंग मास्टर चेन तो अक्सर तीसरी मिस को गुस्सा दिलाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। अगर इतनी ही सावधानी बरती जाए तो घर सिर पर उठ जाएगा। ऊपर से तीसरी मिस की तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर है। पिछली बार जब उनका दौरा पड़ा था, कई बॉडीगार्ड या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हो गए थे। बटलर झांग बेबसी से सिर हिलाते हुए मेंग जियाओ के कमरे की ओर चला गया। महिला अभी अभी जागी थी और पूरी स्थिति समझ नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैं कमरा बदलना चाहता हूं, उसने तुरंत कहा, अगर आ चेन शिफ्ट होना चाहता है तो उसकी मदद करो, बस उसका हाथ मत चोटिल होने देना। ये सोचकर कि आ चेन अब उसके साथ रहेगा, मेंग जियाओ का उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। वह किसी शिकारी की तरह लग रही थी जिसे आखिरकार खुद चलकर आने वाला शिकार मिल गया हो। उसकी नजर में मैं खुद उसके पास आया था। बटलर झांग कुछ समझाने ही वाला था कि महिला ने दृढ़ता से कहा, आ चेन ऐसा नहीं करेगा। मैं घर में अकेला बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। तभी लू परिवार का फोन आया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। फोन पर लूचे की आवाज झुंझलाहट से भरी थी। अपने नाम मात्र के बेटे यानी मेरे लिए उसमें जरा भी चिंता नहीं थी। जल्दी कुछ करो, मेरे बेचारे यीबाई का पता नहीं अभी क्या हाल होगा। सब उस मनहूस लिन चेन की वजह से हुआ है। जिस बेटे को वह अपना खजाना कह रहा था वह था लू यीबाई, लू परिवार का उत्तराधिकारी। और मैं लू परिवार का गोद लिया हुआ बेटा था। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी घर के नौकरों से भी बदतर थी। कुछ महीने पहले जब लूचे का कारोबार घाटे में चला गया तो उसने फायदे के लिए मुझे एक 80 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत को बेचने तक की सोची थी। मेंग जियाओ ही थी जो मुझे अपने पहाड़ी विला में ले आई थी। मुझसे लू यीबाई को बचाने को कह रहे हो? ठीक है, लेकिन अफसोस तीसरी मिस मेरी बात ही नहीं मानती।
अब मैं क्या करूं? पिछले जन्म में लू यीबाई ने ही एक कार दुर्घटना रचकर मेरी जान ली थी और अब मुझसे उसी को बचाने के लिए कहा जा रहा था। मैं तो चाहता था कि वह अभी इसी पल मर जाए। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। यीबाई घर नहीं लौट पा रहा, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं कैसे भूल सकता था? लू यीबाई ने मुझे फंसाया था, मेंग जियाओ को भी चोट पहुंचाई थी और फिर दिखावे के लिए मेरी मदद करने का नाटक किया था। आखिर में मेंग जियाओ ने उसे पकड़कर वापस घसीट लाया। वह पूरी तरह भड़क गई थी। उसने सीधे लू यीबाई और उस घटिया औरत जांग जियांग को पकड़वा लिया और दोनों को बुरी तरह सजा दी। लिन चेन, जल्दी कोई तरीका निकालो जिससे यीबाई घर वापस आ सके। उसके हुक्म चलाने वाले लहजे को सुनकर मैं हंस पड़ा। जब कोई खुद मौत को बुला रहा हो तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तू एहसान फरामोश निकला। मैंने सीधे फोन काट दिया और होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। मैं लू यीबाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे लू परिवार से खून का हिसाब वसूल करूंगा। क्या? लिन चेन, उस आदमी को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, उसकी बातों में मत आना। वह 100% तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेंग जियाओ की आंखें धीरे धीरे और भी ठंडी होती गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा मत दो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि लिन चेन कितने तरह की चालें चलता है। गु नियन ये बात अच्छी तरह जानती थी। 3 महीने पहले लिन चेन खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसने चाकू से जियाओ जियाओ की बांह भी घायल कर दी थी। 1 महीने पहले उसने एक चूहा पकड़कर जियाओ जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया था। इन कुछ महीनों में मेंग जियाओ ने लिन चेन को बेहिसाब छूट दे रखी थी। लिन चेन चाहे उसे कितना भी नुकसान पहुंचाए, वह कभी किसी को उस आदमी की एक उंगली तक छूने नहीं देती थी। यहां तक कि पिछली बार जब लिन चेन की वजह से उसका दौरा पड़ा था, तब भी उसके मन में सबसे पहला ख्याल उसी आदमी की रक्षा करने का आया था। गु नियन ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। लिन चेन जैसा आदमी आखिर ऐसी कौन सी बात रखता था कि तीसरी मिस उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी? तीसरी बहन, इस बार भी वह वही पुरानी चाल चल रहा है। अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठा रहा है। जैसे ही तुम उसकी बातों पर भरोसा करोगी, वह तुम्हें एक लात मारकर छोड़ देगा। लेकिन मेंग जियाओ बस चुपचाप बैठी रही। चुप हो जाओ। गु नियन शायद कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेंग जियाओ ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। अगर एक शब्द और कहा तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी डॉक्टर बनकर काम करने। आज चेन चाहे किसी भी मकसद से मेरे करीब आना चाहता हो, जब तक वह मेरे पास आने को तैयार है, मैं उसे पूरी दुनिया दे दूंगी। मैं वापस पहाड़ी विला आ गया और अकेला आंगन में बैठ गया। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन जियाओ जियाओ की एक झलक तक नहीं मिली। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बटलर झांग से पूछ बैठा, तीसरी मिस आखिर कब वापस आएंगी? काम खत्म होते ही लौट आएंगी। ये सुनकर मैंने विला के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स पर एक नजर डाली। इतने लोग? ये मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय यहां से निकल सकता था। पिछले जन्म में मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेंग जियाओ लू परिवार पर हमला कर देगी। लेकिन सच तो ये था कि मेरी लड़ाई की क्षमता के सामने ये 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी कुछ नहीं थे। मैं कुछ सेकंड तक मुख्य दरवाजे की ओर देखता रहा। तभी एक कार धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह परिचित आकृति कार से उतरी, मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं तुरंत उसकी ओर तेजी से बढ़ा। तुम वापस आ गई? मेंग जियाओ के प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैंने उसकी कमर को अपनी बाहों में ले लिया। मैंने चोरी छिपे उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। आज चेन ने मुझे फिर से गले लगाया, और इस बार खुद से। इससे उसे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ अपने कमरे में लौटी थी, मैं एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। सपने में बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी। एक ठंडे कब्रिस्तान में मेंग जियाओ मेरे मकबरे के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। सपने में मैं भय से पूरी तरह घिर गया था। मुझे नहीं पता था कि मेंग जियाओ मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैं अचानक झटके से जाग गया। आंखें खुलते ही मैंने मेंग जियाओ को देखा। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे कसकर गले लगा बैठा, जैसे कोई डूबता इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। मैंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। मेंग जियाओ का शरीर तुरंत अकड़ गया। फिर उसने बहुत सावधानी से मुझे वापस गले लगा लिया। मैंने बहुत डरावना सपना देखा। जियाओ जियाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। चेन, डरो मत। चाहे मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेंग जियाओ प्यार से मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शांत करने लगी। फिर उसने मेरे ऊपर ठीक से कंबल उड़ा दिया। मैंने जानबूझकर बेचारगी भरी नजर से उसकी ओर देखा। मुझे डर लग रहा है तो कल मैं तुम्हारे लिए एक मनोवैज्ञानिक बुला देती हूँ। मैं तुरंत निरुत्तर हो गया। क्या मुझे गले लगाकर सोना इतना मुश्किल है? सचमुच लकड़ी की तरह सीधी है। मेरा नाराज चेहरा देखकर भी मेंग जियाओ को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। वह बस सावधानी से बोली, तो क्या मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं? थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठूं? इतना कहकर उसने बुकशेल्फ से एक किताब निकाली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कुछ पुराने किस्से और लोक कथाएं थीं, लेकिन पता नहीं कब से कहानी का रंग ही बदल गया। बहुत समय पहले एक सीधा साधा और दयालु विद्वान था। उसे दुनिया की चालाकियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था।
उसने अपनी पत्नी की सलाह नहीं मानी और आखिरकार बाहर की एक लोमड़ी सी चालाक औरत के बहकावे में आकर अपने दोनों पैर गंवा बैठा। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। ये कैसी लोक कथा थी? तभी मुझे समझ आया, मेंग जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मेरे भागने के सारे विचारों को शुरुआत में ही कुचल देना चाहती थी। वह बस मुझे यह समझाना चाहती थी, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, कभी नहीं। अगर बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। बस अब और नहीं सुनना, मुझे सोना है। अगर ऐसी कहानियां और सुनता रहा तो सच में मन पर बुरा असर पड़ जाएगा। मैंने कंबल खींचकर सिर ढक लिया। अगले दिन मैं बोरियत से ड्राइंग रूम में बैठा था और तरह तरह की बातें सोच रहा था कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। भैया, आखिर मैं आपसे मिल ही गया। मैंने सिर उठाकर देखा। लू यीबाई विला के अंदर दौड़ता हुआ आया और सीधे मेरी तरफ भागा। उसे अपनी ओर आते देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लू यीबाई ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी शिकायतें सुनाने लगा। मैंने पहले आपकी भागने में मदद की थी, लेकिन तीसरी मिस के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और काल कोठरी में बंद कर दिया। मेंग जियाओ तो एक राक्षस है। उसने मुझे कैद करके रखा और जांग जांग दीदी को भी पिटवाया। वह एक ठंडी और जहरीली औरत है। ऐसा कोई क्रूर काम नहीं जो वह न कर सके। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अपनी आंखों के कोने से मैंने उसकी ओर देखा। लू यीबाई को लगा कि मैं मेंग जियाओ से नफरत कर रहा हूं, इसलिए वह और भी जोश में आ गया। भैया, आपको पता नहीं है, जांग जांग दीदी को इतना सताया गया है कि उनकी हालत पहचान में नहीं आती। मेंग जियाओ बहुत निर्दयी है। भैया, आपको किसी तरह जांग जांग दीदी को बचाना ही होगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मेरे चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट। मैंने शांत स्वर में कहा, अभी तक मरी क्यों नहीं? लू यीबाई वहीं का वहीं जम गया। भैया, आप क्या कह रहे हैं? वो जांग जांग दीदी हैं। आप कैसे उन्हें काल कोठरी में बंद देखकर चुप रह सकते हैं? मैं सोचते हुए उसे घूरने लगा। सही कह रहे हो, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उस घटिया औरत के लिए सिर्फ कैद काफी नहीं है। उसी समय कमरे के बाहर गु नियन ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तीसरी बहन, जल्दी देखो, लिन चेन की असली सच्चाई आखिर सामने आ गई। उनकी जगह से ड्राइंग रूम का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। यही है जिसने चुपके से लू यीबाई को काल कोठरी से निकलवाया और विला में लाया। मैं अभी जाकर लिन चेन का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। मैंने पहले ही कहा था कि पिछले दिनों वह आपको धोखा दे रहा था। उसका हर व्यवहार एक नाटक था। वह सिर्फ चाहता है कि आप उस औरत को छोड़ दें। गु नियन का चेहरा गर्व से चमक रहा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र उजागर कर दिया हो। उसने मन ही मन खुद की तारीफ की कि वह समय पर तीसरी मिस को यहाँ ले आई। इस बार उसे यकीन था कि मेंग जियाओ लिन चेन का असली चेहरा देख लेगी। मेंग जियाओ वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल लगातार ठंडा होता जा रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या चेन सचमुच मुझे सिर्फ धोखा दे रहा था? अगर मैं उसकी टांगें तोड़ दूं तो क्या वह हमेशा मेरे पास रहेगा? मुझे अभी तक अपने आसपास मंडरा रहे खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। पिछले जन्म में मेंग जियाओ ने लू यीबाई और जांग जांग को तभी छोड़ा था जब मैंने अपनी जान देने की धमकी दी थी, लेकिन इस जन्म में मैंने उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। फिर भी मेंग जियाओ ने लू यीबाई को अंदर आने दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वह खुद चलकर मेरे सामने आया था, इसलिए मैं इस घटिया जोड़ी को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। भैया, ये औरत पागल है। तीसरी मिस आपसे प्यार करती है, इसलिए मैं आपको उसके साथ नहीं रहने दूंगा। मैं आपको और तीसरी मिस को आछाद कर दूंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसी। तुम सचमुच मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हो। लू यीबाई ने त्यागी बनने का नाटक करते हुए कहा, अगर मेरे कष्ट सहने से भैया की बाकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है तो यह दर्द क्या मायने रखता है? अगर भैया जियांग जियांग दीदी के साथ दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकें तो मैं खुशी खुशी यहाँ रहकर आपकी सारी पीड़ा अपने ऊपर ले लूंगा। दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी मेंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। चेन, इस बार क्या तुम किसी और आदमी को इस्तेमाल करके मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? वो मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। चेन ने मेरे लिए कभी एक पल भी सच में परवाह नहीं की। लू यीबाई ने देखा कि मैं चुप हूं तो उसने आदेश देने वाले लहजे में कहा, जब तीसरी मिस वापस आएंगी तो आप भूख हड़ताल शुरू कर देना। उन्हें मजबूर करो कि वे मुझे आधिकारिक तौर पर यहाँ रहने दें। मैंने तिरस्कार से हंस दिया। भूख हड़ताल? ये तरीका तो बहुत घटिया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यीबाई, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें सीधे मार ही दूं, तब तुम्हारी लाश हमेशा यहीं रह जाएगी। लू यीबाई अभी मेरी बात समझ भी नहीं पाया था कि मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन जकड़ ली। अगले ही पल मैंने उसे हवा में उठा लिया। उसके पैर बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगा, लेकिन उसकी वह मामूली ताकत मेरी नजर में कुछ। आसपास खड़े सभी नौकर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन किसी की भी आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी गु नियन बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। इन दोनों आदमियों में अचानक लड़ाई कैसे शुरू हो गई? क्या इन्हें मिलकर भागने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी? उसे सबसे ज्यादा डर मेरे चेहरे पर दिख रही हत्या की भावना से लग रहा था। यह साफ था कि मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता था। इसके विपरीत उधर मेंग जियाओ पूरी तरह शांत थी। उसके होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तक उभर आई थी। जब लू यीबाई का दम लगभग घुटने लगा तब मैंने अचानक उसे छोड़ दिया। वह गीले कपड़े की तरह जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह खांसने लगा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने पास पड़ी एक तेज कैंची उठा ली जो पेड़ों की छंटाई के लिए इस्तेमाल होती थी। तीसरी मिस को सबसे ज्यादा नापसंद हैं वे आदमी जो हर जगह भागते फिरते हैं। तुम्हारी यह हालत तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। क्यों ना मैं खुद तुम्हारी मदद कर दूं? इतना कहते ही मैंने कैंची कसकर पकड़ ली। अगले ही पल लू यीबाई की टांग में भयानक दर्द उठा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह पीछे हटते हुए चीखने लगा, नहीं,
मेरे पास मत आओ। मैं हाथ में कैंची लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। तुम तो तीसरी मिस के पास रहना चाहते थे ना, फिर अब भाग क्यों रहे हो? पिछले जन्म में लू यीबाई ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगवाई थी। मुझे बचाने के लिए मेंग जियाओ आग में कूद गई थी। उस हादसे में उसकी टांगें हमेशा के लिए खराब हो गईं और उसे अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बितानी पड़ी। जब भी मैं उन बेकार हो चुकी टांगों के बारे में सोचता था, मेरा दिल ऐसे दर्द से भर जाता था जैसे कोई कैंची उसे बार बार काट रही हो। इसलिए इस जन्म में मैं सबसे पहले लू यीबाई को अपंग बनाऊंगा। मैं अपने हाथों से अपनी जियाओ जियाओ का बदला लूंगा। विला के सभी नौकर डर से सुन्न हो चुके थे। वे सिर्फ बेबस होकर देखते रहे कि लू यीबाई की टांगें खून और मांस से लथपथ होती जा रही थीं। पूरा घर मौत जैसी खामोशी और दहशत में डूब गया। तभी मेंग जियाओ ठंडे चेहरे के साथ बाहर से अंदर आई। आ चेन, अच्छे बच्चे बनो, पहले कैंची नीचे रख दो, कहीं खुद को चोट न लगा बैठो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी काली आंखों में नफरत भरी हुई थी। मौका देखकर लू यीबाई ने फिर से पीड़ित बनने का नाटक किया। भैया, पिछली बार मैं आपकी भागने की योजना सफल नहीं कर पाया था, लेकिन क्या इसके लिए आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? लू यीबाई ने मेंग जियाओ की ओर देखते हुए कहा। तीसरी मिस, मेरे भाई को बस जियांग जियांग दीदी की बहुत याद आ रही थी। कृपया उन्हें दोष मत दीजिए। उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया, लेकिन उनका ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। हालांकि उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था, फिर भी लू यीबाई वहां से जाने को तैयार नहीं था। आखिर यही उसका एकमात्र मौका था कि वह हाफ माउंटेन विला में रुके और मेंग जियाओ को रिंझाने की कोशिश करे। वह घाव दबाते हुए कराहने लगा। तीसरी मिस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी घिनौनी एक्टिंग देखकर मुझे उल्टी आने लगी। चुप हो जाओ, यहाँ बेशर्मी मत दिखाओ और मेरी तीसरी मिस को रिंझाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनकर मेंग जियाओ का शरीर अनायास ही हल्का सा कांप गया। मेरी तीसरी मिस, उसकी नम आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या चेन ने आखिरकार खुद स्वीकार कर लिया कि मैं उसकी हूं? जब मेरी नजर मेंग जियाओ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। बुरा हो गया, मैंने अभी इतना हिंसक और क्रूर व्यवहार किया। कहीं मेरी सारी अच्छी छवि उसके सामने टूट तो नहीं गई? मैं घबराकर उसकी ओर मुड़ा और बेचैनी से अपने होंठ भींच लिए। जियाओ जियाओ, मैंने अभी जो किया वह जानबूझकर नहीं किया था। मेंग जियाओ की आंखें प्यार और लाड से भरी हुई थीं। तो आज चेन मुझे बताएगा कि आखिर वजह क्या थी? मैंने तुरंत शिकायत भरे स्वर में कहा। यही था जो जबरदस्ती इस विला में आकर रहना चाहता था और जानबूझकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं तुम मेरी हो। तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह था जो अपने सबसे प्यारे खिलौने की रक्षा कर रहा हो। मैंने मेंग जियाओ को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में पागलपन भरा अधिकार साफ झलक रहा था। मेंग जियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। हाँ, इस पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। पास खड़ी गुनियन ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे लग रहा था कि मेंग जियाओ अब पूरी तरह मेरे प्यार में डूब चुकी है और उसका कोई इलाज नहीं है। मेंग जियाओ ने जमीन पर पड़े लू यीबाई की ओर दोबारा देखा तक नहीं। वह मेरा हाथ पकड़कर सीधे दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। तीसरी मिस, इसका क्या करना है? गु नियन ने लू यीबाई की चोटों को देखते हुए पूछा। अगर इलाज नहीं कराया गया तो सच में उसकी जान जा सकती थी। उसकी चिंता साफ बता रही थी कि वह डर रही थी कहीं मेरे हाथों किसी की मौत न हो जाए और इससे मेंग जियाओ मुसीबत में न फंस जाए। इसे बाहर फेंक दो। मेंग जियाओ ने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में आदेश दिया। फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। गु नियन उसके पीछे खड़ी अवाक रह गई। तभी मेंग जियाओ अचानक रुकी और ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। जब तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो अगले 1 महीने मुर्दा घर में ड्यूटी कर लो। गु नियन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। तीसरी बहन, प्लीज मुझे मुर्दा घर मत भेजिए। जियाओ जियाओ, आप मेरे साथ इतनी बेरहमी क्यों कर रही हैं? मेंग जियाओ ने बिना भाव बदले जवाब दिया। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो और तुमने मेरे आचेन को परेशान किया है। गु नियन पूरी तरह सन्न रह गई। वह वहीं खड़ी रह गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेंग जियाओ ने बहुत सावधानी से मेरे हाथों पर लगे खून के निशान साफ किए। उसका व्यवहार इतना श्रद्धा और प्रेम से भरा था मानो वह किसी अनमोल खजाने की देखभाल कर रही हो। मैं लगातार उसे देखता रहा। जियाओ जियाओ, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगी? मेंग जियाओ कुछ पल रुकी, फिर उसने गहरी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी ओर देखा। जब तक वह बात तुम कह रहे हो मैं उस पर हमेशा विश्वास करूंगी। उसका यह अटल जवाब सुनकर मेरा दिल कसकर भर आया। वह मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मेरे बहाने मजबूत थे, नहीं इसलिए कि मेरे पास कोई सबूत था। वह सिर्फ इसलिए विश्वास करती थी क्योंकि बोलने वाला मैं था। मेंग जियाओ ने मेरी ओर देखते हुए फिर बेहद कोमल स्वर में कहा, आचेन, आज से तुम हाफ माउंटेन विला में पूरी तरह आजाद हो। ये सुनते ही मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। जियाओ जियाओ, क्या तुम सच में मुझे बाहर जाने की अनुमति दे रही हो? लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी आंखों में बेचैनी की झलक उभरी। साफ था कि उसे अब भी डर था कि एक बार बाहर निकलने के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। बताओ क्या शर्त है? जब तक मुझे आजादी मिल रही है मैं हर शर्त मान लूंगा। मेंग जियाओ का स्वर अचानक गंभीर हो गया। ऐसी किसी जगह मत जाना जहां मैं तुम्हें ढूंढ ना सकूं, और उस औरत से मिलने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मैं बड़े आज्ञाकारी बच्चे की तरह जोर जोर से सिर हिलाने लगा। मैं वादा करता हूं आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेंग जियाओ ने फिर मेरी कमर को बाहों में भर लिया। आचेन, ये मेरी आखिरी हिम्मत है। कृपया दोबारा मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। उसका वह नाजुक और असुरक्षित रूप देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। मैंने प्यार से उसके सिर के पीछे हाथ फेरा। इस जन्म में मैं हमेशा जियाओ जियाओ के साथ रहूंगा। मैंने उसे अपने कंधे पर सिर टिकाकर सुकून ढूंढने दिया। आचेन, थोड़ा आज्ञाकारी बनो। आगे से मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगी, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। वह धीमे स्वर में विनती कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने मुझसे ऐसा कहा था। मेरे दिमाग में तो हमेशा उस घटिया औरत से बदला लेने के विचार घूमते रहते थे, लेकिन मेंग
जियाओ की यह शर्त कि मैं उससे नहीं मिलूंगा, मुझे फिलहाल अपनी योजना टालनी पड़ी। हालांकि उस औरत को अभी छोड़ सकता था, लेकिन अपने उस प्यारे छोटे भाई को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। उसी समय उस सस्ते बाप लूचे का फोन आ गया। मैंने फोन उठाया। अचानक अस्पताल आने को क्यों कह रहे हो? क्या किसी ने मेरी लाश उठाने की तैयारी कर ली है? फोन के दूसरी तरफ लूचे गुस्से से पागल हो रहा था। क्या यही तरीका है अपने बाप से बात करने का? मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। देखो, तुमने ये बाई का क्या हाल कर दिया है। मैं आदेश देता हूँ कि अभी के अभी अस्पताल पहुंचो। मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। उसे सचमुच लगता था कि मैं वही पुराना लिन चेन हूँ जिसे वह जैसे चाहे दबा सकता है, लेकिन चूंकि वह खुद मेरे सामने आने की कोशिश कर रहा था, ये उन सब हरामियों से हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका था। अगर ये बाई की हालत इतनी खराब है तो एक बड़े भाई के नाते मुझे सचमुच जाकर उसे एक खास तोहफा देना चाहिए। जब तक वह पूरी तरह मरा नहीं है, मुझे उसे अपने हाथों से नरक पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं। फोन काटने के बाद मैंने मेंग जियाओ की ओर देखा और बताया कि मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता छा गई। अचानक अस्पताल क्यों जाना है? क्या तबीयत खराब है? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाकर बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस लू परिवार की तरफ से कुछ बात है। वे जिद कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये सुनते ही मेंग जियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन सालों में लू परिवार ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, उन घटिया लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल को हल्के से दबाया और दृढ़ता से कहा, मैं समझ गया, और आगे से मैं उन लोगों को कभी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। इस बार मेरा अस्पताल जाना किसी मजबूरी की वजह से नहीं था। मैं खुद अपनी आंखों से उन मस्खरों की हालत देखना चाहता था। मेंग जियाओ ने देखा कि मेरा फैसला पक्का है, इसलिए उसने मुझे रोकना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वह निश्चिंत नहीं हो सकी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह मेरे साथ चलेगी। उसके दिल में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे। उसकी नजर में लू परिवार के लोग इंसान नहीं बल्कि भेड़ियों का झुंड थे। उसे डर था कि मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने कर्मों से जियाओ जियाओ को समझा दूंगा कि उसकी ये सारी चिंताएं बिल्कुल बेकार थीं। अब वाला मैं पहले जैसा आसान शिकार नहीं था। जब काली लग्जरी कार एक खूबसूरती से सजी हुई फूलों की दुकान के सामने रुकी तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और अकेला नीचे उतर गया। मुझे देखते ही फूलों की दुकान की मालकिन मुस्कुराते हुए आगे आई। हैंडसम, किसके लिए फूल लेने आए हैं? चाहे तो मैं आपको कुछ अच्छे सुझाव दे सकती हूँ, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। किसी को देने के लिए नहीं, बस अस्पताल में एक ऐसे मरीज से मिलने जा रहा हूं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दुकानदार ने तुरंत पास रखी सफेद लिली की ओर इशारा किया। तो लिली ले जाइए, अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए यही सबसे अच्छा फूल माना जाता है। लेकिन मैंने उन लिली की तरफ देखा तक नहीं। मैंने पूरे स्टोर में नजर दौड़ाई। आखिर एक अंधेरे कोने में मुझे वही फूल मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने तुरंत पूरी तरह खिले हुए सफेद गुलदाउदी के फूलों का एक गुच्छा उठा लिया और मेंग जियाओ के सामने लहराते हुए पूछा, जियाओ जियाओ, देखो लू यीबाई के लिए यह फूल कैसा रहेगा? दुकानदार वहीं की वहीं स्तब्ध रह गई। उसने घबरा कर कहा, सर, ये फूल आमतौर पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी जीवित इंसान को यह देना बहुत अशुभ माना जाता है। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे तो बिल्कुल यही चाहिए। जितना अशुभ होगा उतना ही उस जैसे घटिया इंसान पर झंचेगा। दुकानदार पूरी तरह हैरान रह गई। जब वह फूल पैक कर रही थी तब उसकी नजर बगल में खड़ी मेंग जियाओ पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का देखने में तो बहुत हैंडसम है, लेकिन इसके दिमाग की वायरिंग कुछ अलग ही लगती है। इसके मुकाबले ये लड़की तो काफी सीधी सादी और मासूम दिख रही है। यही सोचकर उसने धीरे से मेंग जियाओ से कहा, मैडम, हमारी दुकान में और भी बहुत सुंदर फूल हैं। लड़कों को वैसे भी बहुत कम फूल मिलते हैं। अगर आप इन्हें फूल देंगी तो ये जरूर बहुत खुश होंगे। दुकानदार ने मेरी ओर देखा और फिर मेंग जियाओ को अर्थपूर्ण मुस्कान दी। अचानक मेंग जियाओ ने पूरी गंभीरता से पूछा, क्या आपकी नजर में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को फूल देते हैं? दुकानदार हंस पड़ी। बिल्कुल, आजकल कौन सा कपल है जो एक दूसरे को फूल नहीं देता? फूलों के बिना रोमांस कैसा? मेंग जियाओ ने उसकी मुस्कान पर ध्यान भी नहीं दिया। वह अचानक आगे बढ़ी और मेरी बाह पकड़ ली। चेन, तुमने आज तक मुझे कभी फूल नहीं दिए। दुकानदार ये सुनकर पूरी तरह चुप हो गई। मैं भी उसके अचानक आए इस शिकायत भरे अंदाज से हक्का बक्का रह गया। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम सच में ये बात कह रही हो? आखिर में जब हम फूलों की दुकान से बाहर निकले तो मेंग जियाओ के हाथों में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। उसके चेहरे की मुस्कान छिपाई नहीं छिप रही थी। उसने बड़े जतन से गुलाबों को कार की पिछली सीट पर रखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अनमोल खजाना संभाल रही हो। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। लग रहा था जैसे बस अगरबत्ती और पूजा की थाली की कमी रह गई हो, वरना वह उन फूलों की पूजा ही शुरू कर देती। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। जियाओ जियाओ, ये तो बस फूलों का एक गुच्छा है, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? मेंग जियाओ हल्का सा खांसी और अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं तुरंत उसकी पोल खोल बैठा। जियाओ जियाओ, तुम्हारे कान तक लाल हो गए हैं। उसका वह शर्माया हुआ चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप रह गई। मैं आराम से आगे वाली सीट पर बैठ गया। नजर अनायास ही उसके खूबसूरत चेहरे पर जा टिकी। आज उसे छेड़ने का एक अच्छा मौका था। मैंने शरारत करते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। मेंग जियाओ का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई और उसमें हल्की सी जलन भी झलक रही थी। आखिर किस औरत की बात कर रहे हो जिसे तुम अब तक भूल नहीं पाए? मैं एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई और उसमें गहरी जलन साफ झलक रही थी। आखिर किस औरत का स्पर्श है जिसे तुम अब तक भूल नहीं पाए हो? मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। हैं जियाओ जियाओ, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारी इस ड्रेस के कपड़े की बात कर रहा था। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम और चिकना लगता है। मेंग जियाओ ने मेरा हाथ पकड़े पकड़े एक पल के लिए ठहराव महसूस
महसूस किया। उसका पूरा शरीर जैसे हल्का सा अकड़ गया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैंने जानबूझकर मासूमियत भरा चेहरा बनाया। कपड़े के अलावा और क्या हो सकता था? जियाओ जियाओ, तुमने आखिर क्या समझ लिया था? मेंग जियाओ ने गहरी सांस ली। मैंने भी यही समझा था कि तुम ड्रेस की बात कर रहे हो। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो उसकी बात पर पूरा विश्वास कर लिया हो। लेकिन मौका मिलते ही मेरा हाथ फिर से शरारत करते हुए उसकी जांघ पर जा टिका। बातों बातों में हम अस्पताल पहुंच गए। उधर लू यीबाई बेहद दयनीय हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी घायल टांग मोटी पट्टियों में पूरी तरह लिपटी हुई थी। उसकी माँ और लूचे उसके आसपास खड़े होकर उसकी देखभाल कर रहे थे। जैसे ही लू यीबाई ने अपनी माँ को देखा, वह जोर जोर से रोने लगा। माँ, ये सब उस निकम्मे लिन चेन की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की। चिल्लाते हुए उसने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। आपको पता भी नहीं है कि वह मुझे किस तरह की नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसकी माँ का चेहरा दर्द और चिंता से भर गया। वह तुरंत उसे दिलासा देने लगी। यीबाई, शांत हो जाओ, गुस्से में अपनी तबीयत मत खराब करो। ऐसे इंसान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह लिन चेन यहाँ आएगा तो मैं उसे सबके सामने घुटनों के बल झुकाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगी और उससे तुम्हारे सामने सिर झुकाकर गलती स्वीकार करवाऊंगी। उधर शांग वान ने सावधानी से एक बैंक कार्ड निकालकर अपने बेटे को थमा दिया। यीबाई, ये 1 मिलियन युआन है जो मैंने तुम्हारे पिता से लेकर तुम्हारे लिए रखे हैं। आराम से खर्च करना। 1 मिलियन की रकम सुनकर लू यीबाई का चेहरा थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वह जलते हुए स्वर में अपनी माँ से शिकायत करने लगा। माँ, आखिर लिन चेन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तीसरी मिस ने उसे पसंद कर लिया, यहाँ तक कि उसे हाफ माउंटेन विला में रहने भी दिया। वह देहाती आदमी तीसरी मिस के लायक ही नहीं है। उसके पास रहने का अधिकार मेरा होना चाहिए था। शांग वान ने तुरंत अपने लाडले बेटे को सांत्वना दी। यीबाई, चिंता मत करो माँ, उस आदमी से तुम्हारी सारी दौलत और सम्मान वापस छीन कर रहेगी। उस जैसे इंसान को यह सब भोगने का कोई हक नहीं है। उसकी औकात तो पूरी जिंदगी हमारे लू परिवार में नौकर बनकर रहने की है। तभी मैंने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और ठंडी हंसी हंसा। सच में तो लू मैडम के दिल में मेरी हैसियत हमेशा से सिर्फ एक नौकर की थी। शांग वान अभी मुझे कोस ही रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा कि मेरे पीछे मेंग जियाओ खड़ी है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह इतनी डर गई कि तुरंत चुप हो गई। उसके चेहरे पर बेहद बनावटी और असहज मुस्कान आ गई। आ चेन, तुम आ गए, जल्दी आकर बैठो। फिर उसने डरते डरते मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, आप भी कृपया बैठिए। मैंने तुरंत हैरानी का अभिनय किया। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। आप मुझे हमेशा से नौकर समझती थी। ये सुनकर मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ है। शांग वान घबराकर सफाई देने लगी। चेन, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया है। मेरे लिए तुम और यीबाई बिल्कुल एक जैसे हो। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, तो ऐसी बात है। मुझे पता था कि लू मैडम दुनिया की सबसे निष्पक्ष इंसान है। शांग वान ने सोचा कि मैं उसकी बातों में आ गया हूँ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर मेज पर रखे बैंक कार्ड पर पड़ी। मैंने जानबूझकर मासूमियत से पूछा, अगर आप मुझे भी अपना बेटा मानती हैं तो यह 1 मिलियन युआन सिर्फ यीबाई को क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं? मैंने दुखी चेहरा बनाकर उनकी ओर देखा। क्या इतने सालों से आपका प्यार सिर्फ मुझे बहलाने के लिए बोला गया झूठ था? ये सुनते ही शांग वान की आंखों में झुंझलाहट और तिरस्कार की झलक उभरी, लेकिन मेंग जियाओ की मौजूदगी के कारण वह कुछ कह नहीं सकी। वह केवल असहज मुस्कान के साथ बोली, चेन, माँ तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? ये कार्ड कुछ समय बाद मैं खुद तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मेरे दिल में ठंडी हंसी गूंज उठी। लगता था उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि यह पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा, भले ही वे मुझे अपना सगा बेटा न मानते हो। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मैंने निराश होकर सिर झुका लिया। मेरे पीछे खड़ी मेंग जियाओ की आभा और भी ठंडी होती जा रही थी। शांग वान की ओर उसकी नजरें इतनी भयावह थीं कि किसी का भी दिल कांप जाए। लू यीबाई ने घबराकर बैंक कार्ड को और कसकर पकड़ लिया। यीबाई, छोड़ो उसे। मेंग जियाओ की नजर से शांग वान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह मजबूरी में आगे बढ़ी और लू यीबाई के हाथ से बैंक कार्ड छीन लिया। फिर उसने वह कार्ड मेरी ओर बढ़ा दिया। चेन, माँ ने सच में तुमसे झूठ नहीं कहा था। बस यीबाई की हालत खराब थी, इसलिए पहले उसे देना चाहती थी। चूंकि तुम अभी चाहते हो तो यह कार्ड तुम्हारा है। ऐसे दिखावटी नाटक देखकर मैं कब का ऊब चुका था। बाहर वालों के सामने वह हमेशा प्यार करने वाली माँ का अभिनय करती थी, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे बंद होते वह मुझे इंसान तक नहीं समझती थी। मैंने बिना किसी भाव के हाथ बढ़ाकर वह बैंक कार्ड ले लिया। कितनी हास्यास्पद बात थी। जुबान से कह रही थी कि कार्ड मेरा है, लेकिन उंगलियां अब भी कार्ड के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे उसे छोड़ना उसके लिए किसी सजा से कम ना हो। उसकी आंखें तो मानो कार्ड में छेद कर देना चाहती थीं। तो फिर लू मैडम की मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैंने उसके सामने ही कार्ड अपनी जेब में रख लिया। ये 10 लाख युआन लू परिवार को काफी समय तक दर्द देने वाले थे। मैं बस उनके चेहरे पर वह भाव देखना चाहता था जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें कड़वी दवा पिला दी हो, और सचमुच वैसा ही हुआ। बिस्तर पर पड़ा लू यीबाई गुस्से से कांपने लगा। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़ चुकी थीं। मैंने आराम से पास रखी मेडिकल रिपोर्ट उठा ली। रिपोर्ट पढ़कर मन में अफसोस हुआ। अफसोस, इतनी गंभीर चोट के बाद भी इसे स्थायी विकलांगता नहीं हुई। रिपोर्ट पर लिखा था कि चोट गंभीर तो है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने की संभावना मौजूद है। ये देखकर मुझे निराशा हुई। ये उसके लिए बहुत आसान सजा थी। मैंने बनावटी चिंता जताते हुए पूछा, अरे यीबाई की चोट कितनी गंभीर है? कहीं इसे पूरी जिंदगी बिस्तर पर तो नहीं रहना पड़ेगा? मैं जानबूझकर उसके और करीब चला गया। लू यीबाई का चेहरा तुरंत सुर्ख हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके सामने खड़ा होकर इतनी बेशर्मी से हालचाल पूछूंगा।
ये उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। वह मन ही मन सोच रहा था, बस मेंग जियाओ यहाँ से चली जाए, फिर मैं हर तरीका अपनाकर लिन चेन को ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि वह जी भी न सके और मर भी न सके। मैंने मुस्कुराते हुए फूलों का गुच्छा उसकी ओर बढ़ाया। ये भाई देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बड़े भाई ने बड़ी मेहनत से ये फूल चुने हैं, इन्हें जरूर संभाल कर रखना। जैसे ही लू यीबाई ने सफेद गुलदाउदी के फूल देखे, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। मेरे मन में ठंडी हंसी गूंज उठी। पहले उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया था, अब मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लू यीबाई दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे फूल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन मेंग जियाओ की मौजूदगी में वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी मेंग जियाओ आगे बढ़ी। उसकी निगाह सीधी लू यीबाई पर टिक गई। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। आज चेन ने खुद तुम्हारे लिए फूल चुने हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए? ये उसकी तरफ से खास तौर पर चुना गया तोहफा है। तुम्हें इसे नापसंद करने का क्या अधिकार है? शांग वान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बीच में बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यीबाई को तो ये फूल बहुत पसंद आए हैं। आ चेन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये सब देखकर मुझे बेहद व्यंग्यपूर्ण लगा। लू यीबाई गुस्से से कांप रहा था, लेकिन आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, तो बड़े भाई की इस कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने उन दोनों की ओर देखा। मेरी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। पिछले जन्म की यादें मेरे सामने घूम गईं। जलती हुई आग में मेरा चेहरा बर्बाद हो गया था, फिर कार दुर्घटना और अंत में मेरी निर्मम हत्या। इतना ही नहीं, उस औरत को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, जो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इस खून का हिसाब मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा चेहरा धीरे धीरे कठोर होता गया, यहाँ तक कि उसमें भयावहता झलकने लगी। मेंग जियाओ ने तुरंत मेरे भावों में बदलाव महसूस कर लिया। वह एक कदम आगे बढ़ी। नरमी लेकिन दृढ़ता के साथ उसने मेरी बांह थाम ली। उसके स्पर्श की गर्माहट ने मेरे भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिटा दिया। मेरा मन शांत होने लगा। मैंने उसकी चिंतित आंखों की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ जियाओ जियाओ, लेकिन मैं कुछ देर यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ निजी बातें निपटानी है। तुम पहले बाहर जाकर मेरा इंतजार करोगी? ठीक है। लू परिवार के ये पुराने और सड़े हुए हिसाब आखिर आज चेन को खुद ही चुकाने होंगे, तभी असली सुकून मिलेगा। वह हल्का सा पंजों के बल उठी और मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, अपने साथ जरा भी अन्याय मत होने देना, समझे? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। जब तक मेंग जियाओ की परछाई दरवाजे से ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। और जैसे ही कमरे में सिर्फ हम 3 लोग बचे, शांग वान के चेहरे का वह बनावटी दयालु मुखौटा पूरी तरह टूट गया। लिन चेन, तुम निकम्मे, जल्दी से वो बैंक कार्ड यीबाई को वापस करो। वह पैसा उसी का है। तुम जैसे आदमी उस रकम के लायक भी नहीं हो। लू यीबाई भी तुरंत मासूम बनने लगा। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए, भैया ने जानबूझकर नहीं छीना होगा। फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, भैया आप गलत मत समझना, जब पिताजी का बड़ा बिजनेस डील पूरा हो जाएगा तब वो आपको भी कुछ जेब खर्च दे देंगे। उसके चेहरे पर एहसान जताने वाला भाव था। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये छोटा भाई सचमुच कमाल का अभिनेता था। इतने सालों में उसकी एक्टिंग का स्तर जरा भी नहीं बदला था। लू यीबाई ने मेरी असामान्य मुस्कान देखी तो बेचैन हो उठा। भैया, माँ को नाराज मत करो, जल्दी से कार्ड मुझे वापस कर दो। मैंने ठंडी हंसी हंसी। ये कार्ड वापस लेना उनके लिए सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उन दोनों के लालची और बेचैन चेहरे देखकर मुझे भीतर से मजा आ रहा था। आज मैं माँ बेटे दोनों का खून जलाकर ही जाऊंगा। मैंने आराम से कहा, अभी कुछ देर पहले तीसरी मिस ने अपनी आंखों से ये कार्ड मेरे हाथ में देखा है। अगर मैं इसे वापस कर दूं और बाद में वो पूछ बैठे कि कार्ड कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? शांग वान तुरंत चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह केवल मन ही मन गुस्सा पी सकती थी और मजबूरी में यह नुकसान सह सकती थी। कुछ देर बाद उसने फिर विषय बदल दिया। यीबाई की टांग की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम एहसान फरामोश। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। बस लापरवाही से बिस्तर पर पड़े लू यीबाई के कंधे पर थपथपा दिया। यीबाई, तुम तो बड़ी शिद्दत से हाफ माउंटेन विला में रहना चाहते थे ना? लू यीबाई गुस्से से कांप उठा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे तो फिर तीसरी मिस ने मुझे वहां रहने क्यों नहीं दिया? मैंने उसकी ओर तिरछी नजर डाली। क्योंकि तीसरी मिस दिल से तुमसे नफरत करती है। उनके जैसी महिला के सामने मैं भला क्या कर सकता हूँ? क्या सड़क से निकले किसी बदबूदार चूहे को पकड़कर मैं तीसरी मिस की गर्दन पर छुरी रख दूं कि वो उससे प्यार करे? लू यीबाई की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह क्रोध से फटने वाला था। शांग वान ने बेटे को इतना अपमानित होते देखा तो पागलों की तरह चीखने लगी। चाहे कुछ भी हो, यीबाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अभी के अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। वह गुस्से में मुझे पकड़कर नीचे झुकाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे पास पहुंचा, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से झटका दिया। अगले ही पल वह लगभग 5 मीटर दूर जाकर गिरी। ये देखकर लू यीबाई भी बेकाबू हो गया। अपनी घायल टांग के बावजूद वह मेरी ओर झपटा, लेकिन वह मुझे छू भी नहीं पाया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर ठंडी आवाज में कहा, घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी है? अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। मैं धीरे धीरे उसके करीब झुका। लू यीबाई, इतनी जल्दी मत करो। तुम लोगों ने मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है वह एक बार में चुकाया नहीं जा सकता। आखिर मैं उस घुटन भरे कमरे से बाहर निकल आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैं अस्पताल के बाहर चला गया। मेंग जियाओ कार के पास खड़ी थी। वह लगातार आने जाने वाले हर व्यक्ति को देख रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह क्यों परेशान थी। उसे डर था कि कहीं मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर कहीं मैं अचानक गायब न हो जाऊं।
काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने मुझे अस्पताल के मुख्य दरवाजे से बाहर आते देखा, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह तुरंत मेरी तरफ बढ़ी। घबराहट में उसने सिर से पैर तक मुझे ध्यान से देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। मैं मुस्कुराया और मौके का फायदा उठाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। आखिर असली चोट तो अस्पताल के कमरे में मौजूद लू परिवार वालों को ही लगी होगी। ज़ियाओ, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। मेंग ज़ियाओ ने उलझन भरी नजरों से मुझे देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार चुप रह गई। मैं मुस्कुराया और जेब से बैंक कार्ड निकालकर उसके सामने लहराया। ज़ियाओ, आज मैंने अपनी काबिलियत से लू परिवार से पूरे 10 लाख युआन निकलवा लिए हैं। मैं गर्व से कार्ड दिखा रहा था। मेंग ज़ियाओ ने मेरी चमकती आंखों को देखा और थोड़ा पास आकर शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें सच में पैसों से इतना प्यार है? मैं लगभग तुरंत सिर हिलाने वाला था। आखिर कौन होगा जिसे ज्यादा पैसे बुरे लगे? बिल्कुल, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। लेकिन अगले ही पल मुझे लगा कि ऐसा जवाब देना कुछ ज्यादा ही साधारण लगेगा। मैंने होंठ भींचे और तुरंत एक नया बहाना बना लिया। असल में मैं लालची नहीं हूं। मैं तो बस इन बेघर पैसों को एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता हूं। मैं पूरी गंभीरता से बोला। मुझे देखकर मेंग ज़ियाओ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन फिर भी वह सचमुच मेरी बात पर विचार करने लगी। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर आज चेन को पैसे इतने पसंद हैं और मैं दुनिया की सबसे अमीर लोगों में से हूं, तो क्या वह मुझे भी थोड़ा ज्यादा पसंद करेगा? क्या इसका मतलब है कि हम सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं? अनजाने में शाम हो गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे विला पर बिखर गई थी। कुछ देर बाद मेंग ज़ियाओ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक काली प्रीमियम कार्ड थी, जो हैसियत और ताकत की निशानी थी। जैसे ही मेरी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी, मेरे दिल में एक अजीब सी परिचित भावना जाग उठी। मैंने उत्साह से पूछा, यह सच में मेरे लिए है? मेंग ज़ियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह घबराकर नजरें चुराने लगी और धीरे से सिर हिला दिया। फिर थोड़ी अजीब चाल से चलती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बिना देर किए उसके पास खिसक आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती हो? पुनर्जन्म के बाद से उस पहली रात की दुर्घटना को छोड़कर हम दोनों कभी इतने करीब नहीं आए थे। मेरे अचानक गले लगाने से हमेशा शांत और संयत रहने वाली मेंग ज़ियाओ भी थोड़ी घबरा गई। मैं हंसते हुए बोला, हमारी तीसरी मिस तो कमाल है। एक बार हाथ खोलती हैं तो इतना बड़ा तोहफा दे देती हैं। इतनी खूबसूरत भी हो और तुम्हारी फिगर भी कमाल की है। सच कहूं तो तुम बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक हो। मेंग ज़ियाओ को हमेशा लगता था कि मेरी तारीफों में कुछ अजीब सा छिपा होता है, लेकिन वह खुद को समझाती रही, आज चैन तो हमेशा से सीधा साधा और मासूम रहा है। वह जानबूझकर मुझे छेड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। अस्पताल से लौटने के बाद लिन चेन ने बदला लेने की आग को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। उसने लू परिवार के सारे अपराधों और साजिशों का सच सबके सामने ला दिया। जिन लोगों ने उसे सालों तक अपमानित किया था, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो गए। लू यीबाई ने अपनी लालच और ईर्ष्या में सब कुछ खो दिया। शांगवान और लू परिवार की झूठी शान भी मिट्टी में मिल गई। आखिरकार उन्हें समझ आया कि जिस बेटे को उन्होंने ठुकराया था वही सबसे कीमती था। दूसरी ओर मेंग ज़ियाओ ने हर मुश्किल में लिन चेन का साथ नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब भी उसने उस पर भरोसा किया और लिन चेन ने भी इस जन्म में उसे कभी अकेला न छोड़ने का वादा निभाया। कई तूफानों के बाद दोनों ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। बदले की जगह उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी चुनी। इस बार न कोई गलतफहमी थी, न कोई बिछड़ना। सूरज ढलते समय लिन चेन ने मेंग ज़ियाओ को अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं तुम्हें खो बैठा था, लेकिन इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेंग ज़ियाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर उसके कंधे पर रख दिया, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों एक दूसरे के सहारे उस भविष्य की ओर बढ़ गए जिसका सपना उन्होंने कभी अधूरा छोड़ दिया था। ईर्ष्या और लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चा प्यार और भरोसा हर घाव भर सकता है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंत में खुद उसी में गिरते हैं। इस खूबसूरत कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज इस कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस कहानी के हर मोड़, हर भावना और हर किरदार ने आपके दिल को छुआ होगा। आपके प्यार, समर्थन और लगातार साथ की वजह से ही हम ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक बार फिर इस पूरी कहानी के सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। याद रखिए, सच्चा प्यार भरोसे पर टिका होता है और अच्छे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।